दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा बॉम्बे से एंटर करती है लगभग 5 से 10 जून के आसपास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे भारत की जलवायु की। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अक्सर देखिए इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में देखिए हम सारा थ्योरी सेक्शन कवर करेंगे एंड सेकंड पार्ट में देखिए हम जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। तो ये टॉपिक आपको अगर अच्छे से कंप्लीट करना है तो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको फ्रेंड्स इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर मैंने ऑप्शन दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड ही हमारे दिमाग में आ रहा है कि जलवायु किसे कहा जाता है, जलवायु क्या होती है। तो किसी स्थान या देश में उसके लंबे समय के तापमान, वहां पर जो वर्षा होती है, वहां का जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहां पर हवाओं की दिशा कैसी है, मतलब इन सब की स्टडी करना ही जलवायु का अध्ययन करना होता है। समझ में आया आपको? अब हमारे दिमाग में बात आती है कि जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। तो बहुत छोटा सा अंतर है। देखिए, मौसम जो होता है ये एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल की बहुत छोटी अवस्था होती है, एक छोटी सी स्टेट होती है जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है। उसे क्या बोलते हैं? हम मौसम बोलते हैं। जबकि जलवायु जो होती है वो वायुमंडल की वो अवस्था होती है, वो स्टेट होती है जो लंबे समय तक समान रहती है, मतलब लगभग 25-30 साल तक समान रहती है। उस वायुमंडलीय अवस्था मतलब स्टेट को हम क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो छोटा सा अंतर था, आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स कि भारत की जलवायु किस तरीके की जलवायु है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है ये, तो ध्यान रखिएगा भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का मतलब क्या है, इस चीज को समझ लो। एक एक वर्ड को हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय का यहाँ पर क्या मतलब है। उष्णकटिबंधीय का मतलब यहाँ पर यह है, आपको भारत की स्थिति पता है ग्लोब में, भारत का अधिकतम भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। ग्लोब पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कहां से कहां तक है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और भारत के देखिए बीचों बीच से होकर जाती है कर्क रेखा, हमको पता ही है। तो मतलब देखिए भारत का अधिकांश भाग जो है वो कहां पर आ रहा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है। इसीलिए यहां पर देखिए उष्णकटिबंधीय वर्ड यूज किया गया। अब देखिए सेकेंड वर्ड है मानसूनी। इस शब्द की उत्पत्ति हुई अरबी भाषा के शब्द से। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसिम। मौसिम का देखिए अर्थ क्या होता है? हवाओं की दिशा का ऋतुओं मतलब सीजन के साथ बदल जाना, ये इसका मतलब होता है। तो भारत की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, ऋतु चेंज होती है, हवा की डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है। इसीलिए यहाँ पर देखिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा गया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ में आया आपको? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। आगे देखिए फ्रेंड्स, किसी भी स्थान या देश की जलवायु जो होती है, क्लाइमेट जो होता है, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, वो स्थान किस अक्षांश मतलब लैटिट्यूड पर स्थित है, उस स्थान की ऊंचाई क्या है, वहां पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसके कारण डिपेंड करता है कि उस स्थान की जलवायु कैसी है। अब देखिए यहीं से एसएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि शिमला और अमृतसर एक ही अक्षांश मतलब एक ही लैटिट्यूड पर स्थित है, तो उनकी जलवायु में डिफरेंस क्यों आता है? तो क्यों आता है डिफरेंस? क्योंकि देखिए उनके बीच में ऊंचाई का डिफरेंस है। शिमला जो है वो अधिक ऊंचाई पर स्थित है और अमृतसर कम ऊंचाई पर स्थित है। इसी वजह से देखिए वहां की जलवायु में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो समझ में आया आपको किन किन पैरामीटर्स पे देखिए डिपेंड करती है उस स्थान की जलवायु? ये क्लियर कर लिया हमने। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हमने बोला कि भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको समझ लेते हैं। भारत में देखिए मानसून की उत्पत्ति यहां पर टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से होती है, जिसे टिपिकल लैंग्वेज में कहा जाता है मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत। ओके, तो हम देखिए मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत ही डिस्कस करने वाले हैं पूरा। इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना जरूरी है, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए हमने चक्रवात के वीडियो में अच्छे से पढ़ रखा है। तो चलिए एक बार जल्दी से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर कम होता है,
प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। और मैंने एयर का एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि एयर जो होती है, हवा जो होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। जहां पर भी वातावरण में लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करने लग जाती है। क्लियर? तो ये देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे लेक्चर में यूज होने वाला है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भारत में ग्रीष्म ऋतु आती है, समर सीजन आता है, उस समय देखिए क्या होता है, सूर्य जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, मतलब कर्क रेखा के लंबवत होता है, जिसके कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। मतलब पश्चिमी राजस्थान वाला हिस्सा और पूर्वी पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, यहां पर देखिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। अब यहां पर देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मतलब प्रेशर यहां पर कम हो जाता है, इसीलिए यहां पर देखिए निम्न दाब मतलब एक लो प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप हो जाता है। अब इसके विपरीत हिंद महासागर की बात करें तो वहां पर देखिए तापमान जो है वो कम होता है, और अगर तापमान मतलब टेम्परेचर अगर वहां पर कम है मतलब प्रेशर ज्यादा है। और मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था, हवा जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध की पवनें जो हैं, मतलब हाई प्रेशर वहां पर एरिया बना हुआ है, तो वहां की पवनें लो प्रेशर एरिया की तरफ चलने लग जाती हैं, मतलब भारत के स्थल भाग की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। चूंकि देखिए समुद्र के ऊपर से होकर आ रही होती है, तो ये साथ में जलवाष्प मतलब पानी की मात्रा भी लेकर आती है। हिंद महासागर से आने वाली ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें जब आगे बढ़ती है तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें और एक बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की। देखिए फ्रेंड्स, अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत के स्थल भाग के पास पहुंचता है तो वो 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। इसकी पहली शाखा जो है वो केरल राज्य में 1 जून के आसपास पहुंचती है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल राज्य में। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी निकलता है कि जो बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं वो देखिए सबसे पहले पहुंच जाती है अंडमान निकोबार में, लगभग 25 मई के आसपास। तो अगर आपसे देखिए राज्य पूछे तो उसमें केरल आएगा, और अगर आपसे देखिए केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी अगर वहां पर दे तो उसमें देखिए अंडमान निकोबार आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम बात कर रहे थे अरब सागर की तरफ से आने वाला देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें सबसे पहले कहां पर पहुंची, केरल राज्य में पहुंची। ठीक है, 1 जून के आसपास। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें देखिए भारत के जब पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो ये पश्चिमी घाट से टकराती है और जोरदार बारिश जो है हमको देखने को मिलती है। पहाड़ों की देखिए अत्यधिक ऊंचाई के कारण पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढलान है वहां पर देखिए हमको वर्षा कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि देखिए पश्चिमी घाट पर पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो देखिए तकरीबन अगर हम एवरेज बात करें तो लगभग है कितना, 1500 से 2000 मीटर। और जब ये पवनें पश्चिमी घाट तक पहुंचती है तो 1200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाती है और बारिश कर देती है। यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढलान वाला क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ये टर्म आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। वृष्टि छाया क्षेत्र में देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश स्थित होता है, इसीलिए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। आगे देखिए अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा बॉम्बे से एंटर करती है लगभग 5 से 10 जून के आसपास, और ये मानसून देखिए नर्मदा तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत तक पहुंचता है और वहां पर देखिए अत्यधिक मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। ये मानसून जो है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र को छूते हुए निकल जाता है, मतलब वहां पर उतनी अधिक मात्रा में वर्षा नहीं होती है। कहां पर? छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग जो है वो देखिए इससे प्रभावित होता है, वहां पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है, पर छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा जो है वो नहीं देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून की तीसरी शाखा की। तो ये देखिए गुजरात के सौराष्ट्र से एंटर करती है भारत में और अरावली के सहारे आगे बढ़ती है। राजस्थान में देखिए कम मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है इसमें। जैसे ही ये पंजाब पहुंचती है तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं ये अरब सागर से आ रही थी, उधर से देखिए बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उनके साथ में मिलकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा उत्पन्न करती है। तो समझ में आया आपको, ये 3 शाखा हमने डिस्कस करी। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में देखिए 92% वर्षा जो है वो उत्पन्न करता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें की।
तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी में मानसूनी पवनें पहुंचती है वो बंगाल की खाड़ी से देखिए आगे बढ़ते हुए म्यांमार तट और बांग्लादेश के कुछ भाग से टकराती है। पर यह मानसूनी पवनें जो है म्यांमार तट पर स्थित अराकन की पहाड़ियों से टकराकर देखिए 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी पहली बड़ी शाखा जो है वो देखिए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पूर्व से एंटर करती है और आगे बढ़ते हुए गंगा के मैदान, पंजाब के मैदान तक पहुंचती है और वहां पर देखिए वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। और इसकी दूसरी शाखा जो है उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर वर्षा उत्पन्न करती है। इसमें देखिए मेघालय में गारो पर्वत शिखर पर स्थित मौसिनराम में अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, मौसिनराम वो स्थान है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। विश्व की सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम में। कहां पर स्थित है ये? मेघालय में स्थित है। मौसिनराम जो है ये भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर देखिए पहाड़ों की जो आकृति है वो कीप के आकार की है, इस वजह से यहाँ पर देखिए सर्वाधिक वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। तो ये देखिए हमने फ्रेंड्स मानसून के आने की कहानी को समझा। अब इसके बाद देखिए मानसून के जाने की भी कहानी है, वो भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। जब भारत में देखिए शीत ऋतु का समय आता है, विंटर सीजन आता है, तब भारत के उत्तर पूर्वी भाग पर तापमान कम हो जाता है। अगर तापमान कम हो रहा है मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो गया। और इसी के विपरीत देखिए विंटर सीजन में सूर्य जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है, मकर रेखा के बिल्कुल लंबवत होता है। तो हिंद महासागर में देखिए मकर रेखा के ऊपर स्थित होने के कारण वहां पर तापमान जो है वो बढ़ जाता है। वहां पर तापमान अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, वहां पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करने लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व से पवनें जो है वो हिंद महासागर की तरफ चलने लग जाती है। तो यहाँ पर शुरुआत होती है उत्तर पूर्व मानसून की। देखिए इसका मैक्सिमम भाग जो है उत्तर पूर्व मानसून का वो स्थल से होकर जाता है, पर उत्तर पूर्व का कुछ भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी से होकर जाता है। बंगाल की खाड़ी से देखिए जब ये होकर जाता है तो जलवाष्प की कुछ मात्रा ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण अक्टूबर नवंबर में देखिए आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में और नवंबर दिसंबर में देखिए तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। इसमें देखिए उत्तर पूर्व मानसून की 50 to 60% वर्षा जो होती है वो सिर्फ तमिलनाडु में ही देखने को मिलती है। तो उत्तर पूर्व मानसून से देखिए तमिलनाडु में वर्षा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए एक फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं कि तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है? तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली जो शाखा है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। वृष्टि छाया क्षेत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और सेकंड कारण क्या है? तमिलनाडु का तट जो है ये देखिए बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी पवनें हैं उसके समानांतर है। इस वजह से देखिए ये वर्षा ऋतु में शुष्क रहता है। ये 2 इंपॉर्टेंट कारण है। देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर वर्षा और बर्फबारी मतलब हिमपात देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हम समझ लेते हैं। तो शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर वर्षा और बर्फबारी हमको देखने को मिलती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है इसको समझिए। देखिए ये भारत के शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भाग में आने वाला एक तूफान है जो कि भूमध्य सागर और अंध महासागर से नमी प्राप्त कर उठता है और भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पंजाब वाले क्षेत्र में वर्षा करता है और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल क्षेत्र में बर्फबारी उत्पन्न करता है। समझ में आया आपको? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये एक प्रकार का तूफान है जो कि कहां से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर, अंध महासागर से उत्पन्न होता है और देखिए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आकर वर्षा और बर्फबारी उत्पन्न करता है। तो ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये देखिए गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गेहूं की फसल जो है ये कौन सी फसल है? रबी की फसल है। रबी की फसलें जो है वो कम तापमान में बोई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें होती है रबी की? जैसे कि गेहूं, मटर, सरसों, चना, ये सभी देखिए रबी की फसल होती है। इसकी अगर विपरीत हम बात करें तो मानसूनी वर्षा के समय में खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं? चावल, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, कपास, ये सभी देखिए खरीफ की फसलें हैं।
तो ये देखिए डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद देखिए भारत में हम वर्षा के आंकड़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए भारत में औसतन वार्षिक वर्षा जो होती है वो कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर होती है। भारत के 35% भाग पर 75% से कम वर्षा देखने को मिलती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर देखने को मिलती है, सबसे अधिक मतलब यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक कहाँ पर, पश्चिमी घाट, मेघालय और उत्तर पूर्व का देखिए उप हिमालयी क्षेत्र जो है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। मेघालय के कुछ हिस्सों में तो देखिए 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा दर्ज की जाती है। सबसे कम वर्षा वाले स्थानों की बात करें, मतलब जहाँ पर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो कौन कौन से स्थान है, पश्चिमी राजस्थान वाला भाग और लद्दाख वाला भाग। यहाँ पर देखिए भारत में सबसे कम वर्षा जो है वो दर्ज की जाती है। आगे देखिएगा, जिस स्थान पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन राज्यों में चावल की खेती जो है वो की जाती है। जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर देखिए गेहूं की फसल जो है वो बोई जाती है। भारत का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है एज कंपेयर टू पश्चिमी भाग के, इसीलिए भारत के पूर्वी भाग में चावल जो है वो ज्यादा मात्रा में बोया जाता है और पश्चिमी भाग पर देखिए गेहूं की फसल ज्यादा बोई जाती है। क्लियर हुआ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा, जब ग्रीष्म ऋतु खत्म होता है तब मानसून के आने से पहले बिहार और बंगाल के क्षेत्र में कुछ वर्षा देखने को मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है, फुहार कहा जाता है। ये वर्षा आम की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, इसीलिए इस वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा आम्र वर्षा किसे कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु जब खत्म हो जाती है, मानसून जब आने वाला होता है, जस्ट उससे पहले आने वाली वर्षा आम की फसल के लिए देखिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा ये सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अच्छे से पूरा विजुलाइज करके देखिए हमने समझा है, आपके दिमाग से कभी भी देखिए ये सब चीज़ें नहीं जाने वाली है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो देखिए सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसके पार्ट 2 में। तो अगर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर मैंने ऑप्शन दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।